बात करते हैं आबू की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को ब्रह्मा कुमारी जिस संस्थान की मुख्यालय शांतिवन में आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में शिरकत की। इसके पूर्व संस्थान द्वारा लगाई गई गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान, जलजन अभियान और श्री अन्न मिलेट्स अभियान प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया गया। डायमंड हॉल में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी जिस संस्था ने लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, संस्कृति में उत्कर्ष के लिए एक मुहिम छेड़ी है। श्री अन्न को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए संस्था ने अभियान शुरू किया है। इससे निश्चित रूप से लोगों को मिलेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जलजन अभियान से लोगों को जल संरक्षण के बारे में जानने को मिलेगा। इस दौरान जल संरक्षण आज की जरूरत है। इन सभी विषयों को लेकर संस्था जो कार्य कर रही है उसके लिए साधुवाद। कार्यक्रम में विशेष रूप में मंत्री ओटाराम देवासी, मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मुन्नी दीदी मौजूद रही। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के इस विश्वविद्यालय प्रांगण में राजऋषि ग्राम प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में बहन राजयोगिनी डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी, मैं उनको 27 होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी तपस्या और उस समय का संघर्ष भी रहा होगा और एक इतने बड़े संस्थान में काम करना, उसे खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं पुनः राजयोगिनी डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और 25 मार्च को उनका 100वां बर्थडे भी है, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में मृत्युंजय भाई जी, हमारे राजस्थान सरकार में मेरे साथी मंत्री सम्मानीय ओटाराम जी देवासी साहब, राजयोगिनी बहन मुन्नी बहन जी, इस कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके सुषमा बहन जी, बीके सरला बहन जी, श्री श्याम प्रताप जी राठौड़ साहब सरपंच जाहोता, श्रीमती शर्मिला ओसवाल जी फाउंडर प्रेसिडेंट ग्रीन एनर्जी तथा अन्य सभी महानुभावों को मेरा ओम शांति। आज मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है और हर्ष का विषय भी है कि शांतिवन के आध्यात्मिक वातावरण में आज मैं यहाँ आया और आपने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरा कई बार आना हुआ है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संचालन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ शांति स्थापित होगी वहीं हमारा भविष्य होगा, वहीं हमारा प्रदेश या देश समृद्धि की ओर जाएगा। यहाँ आकर के मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मैं देखता हूँ कि मन को शांति का अनुभव भी होता है और यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ के जो हमारे बहन और भाई हैं, उनका समर्पण देखता हूँ तो निश्चित रूप से इस संस्था को इतना बड़ा होने में हमारे उन सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
इस वर्तमान समय जो अमृत काल का समय चल रहा है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण बने। उस सकारात्मक वातावरण के आधार पर हमारे नए नए इनोवेशन हो, उनके माध्यम से हमारे हम प्रदेश में एक जनजागृति के माध्यम से उसको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मानसिक चेतना के विकास के लिए इस तरह के इनोवेशन हमारे होते रहते हैं। हमारे देश में एक नए भारत का इतिहास लिखने की और एक कदम बढ़ा है। जैसा कि आपने देखा, अभी अभी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। मैं निश्चित रूप से संस्थान को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा युवा कुछ नशा की ओर बढ़ने लगा है। आपने हर क्षेत्र में संस्था ने काम किया है, सरकार के साथ मिलकर के इस तरह के सामाजिक क्षेत्र के काम आप कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी ये ब्रह्म कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाएं आगे आकर के, आपने देखा होगा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मिनट्स के रूप में आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज खेती के रूप में आप काम कर रहे हैं। हमारी ये संस्थाएं आगे आकर के हमारे इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो एक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक वातावरण तैयार होता है और उस वातावरण से देश को ऊंचाई भी मिलती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक अच्छे कदम की ओर जाएं। हमें लगता है कि हमारे देश में क्या आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि आम व्यक्ति, उसकी सोच में परिवर्तन, वो आखिरकार क्या करना चाहता है, उसका विचार, अगर उसका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो कोई भी व्यक्ति उस विचार को दे सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि आप जो विचार देंगे, अच्छा विचार आएगा, निश्चित रूप से उस विचार को आगे ले जाने का हम काम करेंगे और प्रदेश ही नहीं, उस विचार को देश में और दुनिया में ले जा करके हम उसका उत्थान करने की भी बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अत्यंत खुशी की, गौरव की बात है कि ब्रह्म कुमारी संस्था लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कृति में उत्कर्ष के लिए जिस तरह से मैंने बताया 3 मुहिम इन्होंने छेड़ी हैं। श्री अन्न योजना की, और जल को किस तरह से बचाया जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। मिलेट्स को हम किस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों को लेकर के हमारी ये संस्था चल रही है। पुणे में इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम उसका भी एहसास करें। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है, उसको भी हम एहसास करते हुए हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कौन ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको आवश्यकता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो तो उसका इलाज किस तरह से हो सकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक नागरिक होने के कर्तव्य की हम पालना करें, हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं,
हमारा थोड़ा सा एक कदम उसके जीवन का बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं और हमारी देश की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही हैं, हमें उसमें भी 2 कदम आगे बढ़ाते हुए इस तरह के कामों में हमारी सहभागिता रहे, हमारा विचार रहे, ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूं। मैं संस्था को पुनः धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और भाई मृत्युंजय जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरे को बुलाया, मेरा मान और सम्मान किया। निश्चित रूप से आप जिन क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे देश और प्रदेश के सहयोग जो आपका है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। कि ये जो फैड है पूरी दुनिया में, जीरो साइज, तशन, करीना कपूर को जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हैं? लेट्स सी। क्या बात है। करीना कपूर का नाम सुनते ही देखो कैसे हंसी आई। सो करीना कपूर की मूवी आई तशन और एक पूरे इंडिया में तशन आ गया जीरो साइज का। जीरो साइज जैसे आप लोग देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे ग्लोबली साइज, अब इन्होंने जो साइज का विषय कहा है और मैं इसलिए उसे हाथ लगाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो महिलाएं बैठे हैं, जो भाई बैठे हैं और वो अगर मेरे जैसे थोड़े मोटे हैं तो मैं उन्हें कहूंगी कि हौसला बिल्कुल मत हारना, क्योंकि हम जैसे लोग ही क्रांति लाते हैं। क्योंकि हमारा जो वजन है ना, मुझे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा अपने आप को हमेशा हाथी समझना, एंड कसम से मैं अपने आप को हाथी समझती हूँ। और मुझे सबसे खुशी तब हुई जब प्रधानमंत्री जी ने, आप मेरा नाम गूगल पे डालिएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। तो जब उनका फ़ोन आया तो मैं थोड़ा आपको एक शेयर करती हूँ कि इसको आप जोक भी समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी से फ़ोन आता है तो आपको लगता है कि कोई यकीन करेगा कि आप क्या, कोई फ़ोन आता है और कहता है कि शर्मिला जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्या लगेगा? आप बोले यार क्या बकवास है, ये प्रैंक है ये। मैंने भी ऐसे ही करा, बिल्कुल ऐसे ही करा, क्योंकि मैंने कहा यार प्रधानमंत्री जी कहाँ, उनको हमारे जैसे शख्सियत के लिए टाइम होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के ओएसडी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया, ठीक है, उनको कहा कि आपकी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है, वो कहती है कि ये प्रैंक कॉल है, ठीक है। और जब मुझे डांट पड़ी, तीसरा फ़ोन मैंने अटेंड किया तो ओएसडी ने कहा प्रधानमंत्री जी के कि शर्मिला जी आपको प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो मैंने ना, पता है, तब थोड़ा मेरे पेट में से गुड़गुड़ हुआ। मैंने कहा अच्छा प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं, एंड टू टेल यू ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ दिस कंट्री, जिसको भी समझता है, राइट। सो अब प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं तो मुझे उस वक्त पता है क्या ख्याल आया कि अरे यार मेरा वजन बढ़ा हुआ है, काश थोड़ा 1 महीना 2 महीना दे दे यार, तो मैं थोड़ा स्लिम ट्रिम होके जाऊं। यू नो इसको क्या कहते हैं पता है? तशन। इसको कहते हैं जज्बा। फिर मैंने कहा अरे यार कोई नहीं, चलो ठीक है, अगर उन्होंने बुलाया और अभी कल के कल बुलाया है दिल्ली तो अब जाना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ गई, उनसे मिली, पहली मुलाकात प्रधानमंत्री जी के साथ 22 मिनट की रही है, ठीक है। और उस 22 मिनट में, वो गुजरात से है, मैं भी गुजराती बहुत अच्छा बोलती हूँ, उन्होंने कहा बेन તમારું કામ બહુ સરસ છે અને મને બહુ ગમ્યું, મેં એમને સર નથી કર્યું પણ કાકા કરીને એમને બોલાવ્યું। તો મને એમ લાગ્યું કે ગુજરાતની ભૂમિ એન્ડ રાજસ્થાન, बिकॉज मैं राजस्थान की बेटी हूँ, तो राजस्थान की जो कहावत है ना कि मेहंदी यहाँ बनती है रंग लाती है गुजरात में, राइट। सो वीरांगना हूँ मैं राजस्थान की, राणा प्रताप के भूमि की, जोधा की, और उस सारे हर कण कण की जो मुझ में समाया हुआ है और जिसने मुझे आज मिलेट वुमन ऑफ इंडिया बना दिया है ना। राजस्थान के लिए एक बड़ी प्राइड की बात है ना। कितने बड़े अभिमान की बात है कि देश में महाराष्ट्र जवार उगाता। अब रहती मैं पूना में हूँ, मेरी सारी जो एंसेस्ट्रल पीढ़ियाँ है वो सारे हम राजस्थान से है। शिवगंज की बेटी हूँ, सिरोही की बेटी हूँ।
तो इसने मुझे एक जज्बा दिया कि बाजरे की खेती करने वाले हमारे जो किसान भाई है राजस्थान में, हमें एमएसपी का प्रॉब्लम है, हमें रेट नहीं मिलता, यहाँ पे वो डेवलपमेंट जो होनी चाहिए अभी तक नहीं हुई है। थैंकफुली अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी आ ही जाएंगे तो हम उनके मुंह से भी सुनेंगे कि राजस्थान के लिए क्या प्रस्ताव है। आते हैं हम ब्रह्मा कुमारी पे कि हम ब्रह्मा कुमारी में आज है। आप देखते हैं कि आपके खाने में कई बार मिलेट की खिचड़ी होती है, मिलेट का खाना होता है। तो ये मिलेट 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 क्या है? अब मिलेट है मोटा अनाज, राइट? बट मोटा अनाज मतलब सिर्फ बाजरा नहीं है। बाजरा के अलावा ज्वार भी है, रागी भी है, और उसके अलावा 5 पॉजिटिव मिलेट्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोसो, बार्नियार्ड, कोडो, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कुटकी, चेना, भगर, सामा। सामा के चावल खाते हैं ना आप? सामा उपवास में खाते हैं आप लोग। तो ये उपवास में जो खाते हैं उसे सामा कहते हैं और उसे इंग्लिश में बार्नियार्ड कहते हैं। अब आप देखिए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, गया साल जो था 2023, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। तो इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भारत सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था संयुक्त राष्ट्र संगठन को कि भाई पूरी दुनिया को मिलेट को मतलब बाजरे को एक्सेप्ट किया जाए। आप राजस्थान वाले सोचोगे कि यार ऐसा एरो बाजरा में कोई है कि अणीने अतरो होनो बनावीने राख्यो पोय। दिस इज इन मारवाड़ी आई एम टॉकिंग। सो ऐसे बाजरे में क्या है? तो ये बाजरे का प्रस्ताव जो है जब संयुक्त राष्ट्र संगठन में रखा गया तो आप सोचिए कि ऐसी क्या आग लगी, ऐसी क्या बात हो गई कि पूरी दुनिया ने 72 कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट किया कि भाई मिलेट खाना चाहिए। अब सोचिए अमेरिका में यह मिलेट पशुओं को खिलाया जाता है। ये गाय, बैल, भैंस जो भी है पशुओं का आहार, जिसे कहते हैं प्राणियों का आहार। अब भारत में हम इसे बड़े चाव से खाते हैं, बाजरे की राब पीते, बाजरे का खीच खाते हैं, बाजरे का सोगरा खाते हैं, बाजरे की खिचड़ी खाते हैं। और अब अमेरिका को भारत कह रहा है कि भाई मिलेट खाओ। यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सारे देशों में इसकी एक क्रांति हो गई। सारे लोग मिलेट की ओर आकर्षित हो गए। अब जो राजस्थान और गुजरात में जो बाजरा बनाते हैं, उगाते हैं, उन्हें लगने लग गया कि भाई ये तो हमारा बाजरा है, इसे इतनी सडनली ऐसी क्या हो गया, ऐसा क्या कि जिससे सारी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट किया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, कोविड आप सब ने देखा, कोरोना, उस कोरोना में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। वो क्यों हुई? इम्यूनिटी, आपका जो गट है पेट के अंदर, माइक्रोबियोम्स, वो सबके पेट में अलग है। और आपने जो राजस्थान, गुजरात और स्पेशली महाराष्ट्र जो ज्वार बाजरा खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। गेहूं हमारा कभी नहीं था। गेहूं की रोटी आपके घर में अगर कोई 90-100 साल की दादी दादा है, उनको पूछिए, जब जवाई आते थे तो 4 गेहूं की रोटियां उनके लिए बनती थी। गेहूं हमारा नहीं है। 1960 की हरित क्रांति जब भारत में आई, रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस टाइम देखिए बहुत हमारे देश पे बहुत लोगों ने राज किया, बहुत आए गए, और क्या हुआ, इस सारे कॉन्स्पिरेसीज में जो बाजरा था वो सारी पॉलिसीज में से बाहर हो गया। जैसे मिड डे मील्स होते हैं, स्कूल में जो मध्याह्न भोजन होता है, ये सारी चीज़ों से, पीडीएस जो आप राशन खरीदते हैं, उस राशन में से भी वो बाहर हो गया। और क्या हो गया, गेहूं चावल ने जगह ले ली। आज मैं आपको बताऊं कि चावल जो है, 1 किलो चावल तकरीबन 4000 से 9000 लीटर पानी 1 किलो चावल के लिए। अब आप अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो कहते हैं कि आप गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ। आज मिलेट जो है यह फिटनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपर फूड है। अगर आप राजस्थान के हो, गुजरात के हो, आप ब्रह्मा कुमारी में हो, आबू रोड पे हो, माउंट आबू में हो, यहाँ के जो खेती का अभियान है, शाश्वत यौगिक खेती, उससे जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप सोना उगा रहे हो। मिलेट की प्राइसें बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, पूरे देशों दराज से, दुनिया से, सब जगह से इसकी डिमांड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? अब मैं आपको बताती हूँ। कोविड की वजह से जितने भी लोग मरे, बाद में भारत
के पास इसका एक वाजिब सॉल्यूशन, एक वाजिब तरीका, एक ट्रीटमेंट जिसको कह सकते हैं हम, वो था कि भाई आपको आपका गट बनाना है, आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग बनानी है तो आप मिलेट्स खाइए। आपको मैं बताती हूँ, हमारे पूना में हमने फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज 14,000 केसेस डायबिटीज के मिलेट खाने से रिवर्सल हुए हैं। अब मिलेट खाना मतलब क्या होता है? 14,000 केसेस आप अगर अपना खाने में गेहूं चावल निकाल दो, ठीक है, और उसकी जगह आप ज्वार का रोटी खाओ, बाजरे का रोटी खाओ, रागी का रोटी खाओ, या फिर मैं आज आपको एक सोने का फॉर्मूला देने वाली हूँ, ठीक है, जिसकी फीस अगर आप वो प्रोग्राम में जाएंगे और जो डॉक्टर्स चलाते हैं, डायबिटिक एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स चलाते हैं, उसके फीस लाखों रुपए में। आज मैं वो फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ। आप में से डायबिटीज कितने लोगों को है? काफी लोगों को है, और अगर नहीं है तो प्री डायबिटिक है, क्योंकि आज जो डेयरी, आज जो दूध हम सब पी रहे हैं, वो सबसे बड़ी जड़ है डायबिटीज की। गेहूं, चावल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई है, वो सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज का, क्रॉनिक डिसीजेस का, थायराइड का। तो अगर आप अपने आहार में 25% फॉर्मूला, नाउ व्हाट इज 25% फॉर्मूला? आपके खाने की थाली में एक सब्जी हो गई, ठीक है, एक हरी सब्जी, एक हो गई दाल, एक हो गई कोशिम्बीर जिसको हम रायता वायता कहते हैं, और जो रोटी आप खा रहे हैं वो गेहूं का रोटी बिल्कुल बंद, चावल बंद, उसकी जगह आप सामा का चावल खाओ, या आप मिलेट की इडली खाओ, मिलेट का डोसा खाओ, जवार की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, रागी की रोटी खाओ, पर गेहूं की नहीं, ठीक है, वो रिप्लेस करो। मतलब आपकी थाली का जो चौरस आहार है, सात्विक आहार है, उसमें एक पोर्शन, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सामा ही खाओ, जैसे उपवास में लोग सामा खाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है कि अगर आप सिर्फ मिलेट नहीं खाना है, आपको 25% फॉर्मूला जो है वो आपको मिलेट का रखना। अब आपको मैं ये 14,000 में मैं एक खुद भी उसकी एक केस स्टडी हूँ। अब मैं आपको कहूँगी कि ये जो आपको वज़न दिखता है, बहुत बार हमारे बहुत सारे महिलाओं को, भाइयों को ये एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरा वज़न ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा, भले जोक में कहा कि मोदी जी क्या जाना था और मुझे लगा यार काश मेरा वज़न थोड़ा पतला होता, काश मैं थोड़ी सी स्लिम एंड ट्रिम होती, पर बाद में मैं आपको बताती हूँ, और वो है स्पिरिचुअल जर्नी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। अगर आपके अंदर खूबसूरती है, साइज डजंट मैटर। तो भाई साहब, अगले टाइम से आप ध्यान रखिएगा आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि मोटा अनाज खा के दिमाग मोटा होता है। हाँ, दिमाग मोटा होता है ताकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हमें बुलाते हैं, है ना? तो ये बात है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार आप मेरा नाम डालिए, मन की बात 97वां संस्करण देखिए, 100वां संस्करण देखिए, और अभी जो मन की बात थी दिल्ली में, आपको मैं बताना चाहती हूँ बहुत फक्र से कि पहले पद्मश्री बहुत क्लासी लोगों को मिलता था, राइट? अब हम जैसे लोगों को बुलाया गया दिल्ली, मन की बात के हम स्पेशल गेस्ट थे, परेड के दिन वहाँ पे स्पेशल जो प्रेसिडेंट आए फ्रांस के, उनके साथ हमें भी वो स्पेशल ट्रीटमेंट थी। मेरे साथ कई ऐसे पद्मश्री भी थे जिनके पैर में चप्पल भी नहीं थी। बड़ी खुशी हुई, बहुत सीना ऐसे अभिमान से तान गया कि अब वो देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। सो ना कोई मैं बॉलीवुड की हीरोइन रही हूँ, पर मैं मिलेट की खेती करने वाली, मिलेट फार्मिंग करने वाली पिछले 20 साल से, 22 साल से राजस्थान की बेटी जो कि बाजरे पे इतना काम कर रही है। G20 में आप देखिए, G20 दुनिया में जितने भी हुए, कोई भी G20 वेजिटेरियन नहीं हुआ। भारत का G20 पहली बार दुनिया में वेजिटेरियन हुआ। है ना गर्व की बात? कितने गर्व की बात है ये। और उस G20 को वेजिटेरियन बना के इंडिया ने, भारत ने पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में एक प्रेसिडेंट बनाया, एक बेंचमार्क बनाया कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है। क्योंकि बड़े बड़े देश सिर्फ ये बातें करते हैं, पर भारत ने वो कर दिखाया
किसी की ये करते हुए कि अरे कौन क्या कहेगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, रशिया के आ रहे हैं, पूरे देशों के लोग आ रहे हैं और हम उन्हें सात्विक आहार दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। व्हाइट हाउस, जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, ठीक है, व्हाइट हाउस में जो खाना बना, आपको बहुत अभिमान होगा ये सुन के कि पूरा खाना, मिलेट की खिचड़ी, मिलेट का आइसक्रीम, मिलेट का डेजर्ट, मिलेट की सारी जो रेसिपीज थी, मैरिनेटेड मिलेट्स, ये व्हाइट हाउस में बनाया गया। आपको ये भी मैं बताऊं कि न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट की हेडलाइन रही कि व्हाइट हाउस का खाना प्लांट बेस्ड मेन्यू बना जब भारत के प्रधानमंत्री वहां आए। मिलेट का मेनू बना, G20 मिलेट का मेनू बना, ठीक है। अब क्यों बना? आज पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड हो रही है। प्लांट बेस्ड समझ रहे हैं आप क्या होता है? कि ये जो मांसाहार है उससे शाकाहार की तरह और शाकाहार से वीगन प्लांट बेस्ड की तरह अगर दुनिया जा रही है तो उसका सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये जो आप देखते हैं कि गर्मी में बिल्कुल बारिश हो रही है, ठंडी में इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी में ठंड लग रही है, और गर्मी इतनी है कि 50 डिग्री के ऊपर आपका ग्लूकोमा बढ़ जाता है। उसकी वजह है दुनिया का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से बढ़ चुका है और भी बढ़ेगा। अगर दुनिया में शाकाहार अगर चालू हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत कम हो जाएगी। आज ही कल की न्यूज़ में आपको बताती हूँ, नेदरलैंड्स, आपने सुना है नेदरलैंड्स, एम्स्टर्डम ने कल प्लांट बेस्ड ट्रीटी पे साइन किया, एक्सेप्ट किया। उनके सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह पे वीगन, प्लांट बेस्ड, वेजिटेरियन के भी ऊपर, जिसमें दूध दही नहीं आता, और वो आता भी है तो सोया का होता है, बादाम का होता है, मिलेट का होता है, दूध दही जो भी है, डेयरी का नहीं होता क्योंकि वो क्रूएल्टी से आ रहा है, जो कि वो हिंसा से आ रहा है। पशुओं को, गायों को, गाय हमारे लिए भगवान है। अगर गाय को क्रूएल्टी होके वो दूध आ रहा है तो हमारे लिए वो थोड़ा सा वर्जित है, जिसको विगई कहते हैं हम संस्कृत में। आज सोचिए कि नेदरलैंड जैसे कंट्री ने उसे एक्सेप्ट किया, प्लांट बेस्ड ट्रीटी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 को वेजिटेरियन कर दिया। उसके बाद चर्चा COP28 दुबई में जो हुआ उसके ऊपर बहुत हुई। अब आते हैं हम राजस्थान की ओर, बाजरे की भूमि, जहाँ पे बाजरा सबसे ज़्यादा बनता है। अब बाजरे का आटा जो लोग आप रखते हैं, आपको पता है कि वो थोड़ा सा सावर हो जाता है, 3 दिन 4 दिन, बहनों को पता है ना। जब आप बाजरे की रोटी बनाते हैं, आटा घर में रखते हैं, तो 4 दिन के बाद वो कड़वा पड़ जाता है। तो उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, ठीक है। और बाजरे की खेती करने वाले हमारे जो किसान भाई है वो सोचते हैं कि भाई मुझे मार्केट कहाँ से मिलेगा, ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे मैं अपने बाजरे को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकता हूँ और MSP के ऊपर अच्छा रेट ले सकता हूँ। तो राजस्थान के किसान भाइयों को मैं कहूँगी, देखिए पानी की भी अगर प्रॉब्लम है तो बाजरा ये सबसे बड़ा आपका सोल्यूशन है, क्योंकि इसे पानी की दरकार नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं लगता। स्मार्ट कार्बन, स्मार्ट क्लाइमेट, स्मार्ट वाटर का जो क्रॉप है वो है मिलेट, वो है बाजरा। तो किसानों के लिए मैं ये कहूँगी कि आज देश में मिलेट का आटा इंडियन आर्मी के लिए कंपलसरी है, मिलिट्री आर्मी। तो क्या हो गया है कि खपत जो है, कंज्यूमर की डिमांड जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा कम पड़ने लगा है। तो राजस्थान के किसान को खुश होना चाहिए कि बाजरे की डिमांड बहुत बढ़ गई है। जिसके पास खेती है और कुछ नहीं कर रहे हो, खेती करो। IT, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, ये सारे करियर बहुत पहले हुआ करते थे। आज की तारीख में एग्रो, वाटर, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रोटेक, इनोवेशंस, ड्रोन्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, महिला। अब बाजरे के टेस्ट के बारे में कि जो बाजरे का कड़वाहट है उसको न्यूट्रलाइज अगर किया जाए, इसकी इनोवेशंस है, इसकी टेक्नोलॉजी है। अगर बाजरे के टेस्ट को अगर न्यूट्रलाइज किया जाए तो ये फॉरेन में जाएगा, फॉरेन के लोग इसे खाएंगे, एक्सपोर्ट की मार्केट बढ़ेगी। राजस्थान एक्सपोर्ट के रडार पे आ जाएगा, जो कि आज मिलेट के लिए नहीं है, जबकि राजस्थान सबसे बड़ा बाजरा, मतलब जो क्वांटिटी है, रेशियो है, वो राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है। पर आज हम ग्लोबल मैप पे नहीं है कहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे प्रयास कम पड़ रहे हैं, हमारे प्रयास इनोवेशंस की तरह कम पड़ रहे हैं,
टेक्नोलॉजी की तरह काम पड़ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत ही आकर्षित, बहुत ही अच्छा, आउटस्टैंडिंग, स्पेक्टेक्युलर प्रोजेक्ट जो कि शाश्वत यौगिक खेती, आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए इसके साथ। मिलेट्स गए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें जैसे हमारा एक एमओयू हुआ, उस एमओयू के अंतर्गत हम यही प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से हर घर में कैसे बाजरा जाए, हर घर में खाना जो है रोटी की जगह, चावल की जगह। अब यहाँ से जाने से पहले आप कसम खा के जाएंगे कि मैं खाऊंगा कम से कम एक वक्त की रोटी जो है मैं बाजरे की खाऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड, जोरदार तालियां करिए अपने मिलेट के लिए, बाजरे के लिए। बाजरा खाते खाते बोर नहीं हो जाओ, इसलिए डेली कोई ना कोई मिलेट्स चेंज करते जाना। भाई साहब ने जो बात कही बहुत बढ़िया कही है, उसको एडिशन ये भी कहूंगी कि आपके बच्चे मान लो बाजरे की रोटी नहीं खाना चाहते तो मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। अभी आप लोगों को बहुत बार बोर हो गया कि अरे यार ये बड़ा बोरिंग सा खाना है, तो हमने, क्योंकि हम चाहते हैं हम राजस्थान में भी ये इनोवेशन करें और ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से करेंगे कि जिसमें हम बाजरे का नूडल, बाजरे का पास्ता, बाजरे का पिज्जा, बाजरे के नूडल्स, बाजरे के मंचिंग्स, गिल्ट फ्री मंचिंग्स, है ना इंटरेस्टिंग? देखिए आप जो मैगी खाते हैं उससे आपके आंतड़े जो है ना वो खराब हो रहे हैं, बिकॉज मैदा जो है और उसके अंदर एक ऐसी चीज डली है जो कि आपको एडिक्शन देती है। आपके बच्चे रात को 12 बजे उठ के मैगी खाते हैं, क्यों खाते हैं पता है? उसके अंदर MSG है, वो MSG आपके बच्चों को एक एडिक्शन देता है। तो आप एक काम करिए, आप उस मैगी की जगह आप मिलेट की जो नूडल्स है वो रखिए, वो बना के दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो मिलेट की रोटी नहीं पर मिलेट का नूडल खाएगा, उसके पेट में मिलेट का ही तो आटा जाएगा ना। बाजरे का आटा पेट में जाने से मतलब है, हम माएँ कितनी स्मार्ट होती है, बच्चों को करेला दूधी कुछ भी खिलाता है तो पराठे बना के खिलाती है या नहीं? तो वैसे ही मिलेट को अगर बच्चों को खिलाना है तो बहुत सारी इनोवेशन है और राजस्थान में हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हम डालें। अब आप यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाए उसमें भी आप देखेंगे हमारा जो एक भारत सरकार का उपक्रम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, गुड मॉम, GUDMOM, उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बस जैसे आप थिएटर में जाते हैं जो पॉपकॉर्न खाते हैं उसकी जगह राजस्थान में कहते थे फूला, ज्वारीरा फूला, बाजरीरा फूला, बराबर कौरियों के नहीं मुँह धासा एकदम ऐसे फूला जो है हमारी दादी माँ हमको दिया करती थी, वही है पॉपकॉर्न। तो जो पॉपकॉर्न आप थिएटर में खा रहे हैं वो क्या है पता है? GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मक्का है, एक होता है जैविक जो सेंद्रीय जो गोबर खत से बनता है और दूसरा होता है GMO। मार्केट में बहुत सारा मक्का जो है वो GMO है, जो पॉपकॉर्न है वो GMO से बनता है। उससे क्या हो रहा है कि आपका पेट खराब हो रहा है, आंतें खराब हो रही है। आप देख रहे हैं 30 साल 32-35 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जुवेनाइल डायबिटीज हो रहा है। इसकी वजह है GMO, पेस्टिसाइड। और राजस्थान बहुत प्रिविलेज्ड है कि आज भी जीवामृत या जैविक खेती करता है। कंक्लूडिंग, भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी के इस पुण्य भूमि पे आज मैं आपको कहते हुए मुझे बहुत उल्लास हो रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, जिसके जरिए ब्रह्मा कुमारी के हर सेंटर के जरिए मिलेट के ऊपर एक बहुत बड़ा अभियान, जैसे आप देख रहे हैं आज नशा मुक्ति, खेती के ऊपर शाश्वत यौगिक खेती, और तीसरा है मिलेट्स, इसका बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आप उसका हिस्सा बनिए, आप इस हर घर में इसे ले जाइए। और आज आप सबको कसम है, राजस्थान के यहाँ सारे बैठे हुए पुण्य भवी आत्माओं को आज ये कसम है कि हर कोई अपने घर में मिलेट को शामिल करेगा, बाजरे को शामिल करेगा, अपने किसानों के लिए उपज बढ़ाएगा, बिजनेस बढ़ाएगा, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा, महिलाओं के लिए इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है क्या होगा? आपकी हेल्थ, आपकी तंदुरुस्ती, और आप बनेंगे नेशनल एजेंडा मिलेट, इंडिया मिलेट मिशन का हिस्सा। तो ब्रह्मा कुमारी के इस बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजल और एक ये जो प्रस्ताव है इसके साथ आप जुड़ जाइए और मिलेट खाइए। घर घर मिलेट, हर घर मिलेट। जाते जाते इतना कहूंगी,
यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी सिर्फ उन्हीं की है जो मर कर भी जिया करते हैं। उसके लिए पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार का, पूरे संस्थान का बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। आप सबको विदित होगा कि आज से लगभग 1 वर्ष पहले 16 फरवरी इसी सभागार से एक बहुत बड़े मुहिम का शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था जल जन अभियान। आप सभी ने उसमें अपनी भूमिका भी निर्धारित की होगी, आप उसमें यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे होंगे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया था। और यहीं पर इसी सभागार में यहाँ पर हमारे जल शक्ति मंत्रालय से श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत और समाज सेवी और अभिनेता श्रीमान नाना पाटेकर जी, उन्हीं के साथ हमारे यहाँ से लेखक रहे श्रीमान मनोज मुंसिर जी, और साथ ही हमारे यहाँ मेवाड़ से पधारे हुए लक्षराज सिंह जी मेवाड़, इनकी और कई विद्वजनों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया था। और आज बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो पिछला 1 वर्ष पूरे देश के लिए जो कार्य हुए, विशेषकर गाँव में, क्योंकि मैं एक ग्रामीण हूँ और गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो गाँव में जिस प्रकार के कार्य हुए वो मुझे बताने का अवसर मिला है। साथ ही हम देखते हैं कि जल का कितना महत्व है, आप सभी लोग जानते हैं, मेरे से तो अधिक ही जानने वाले लोग मेरे सामने आज उपस्थित हैं। जल, जैसा कि हम बात करते हैं पूरी पृथ्वी की, तो मात्र 3% जगह पर पृथ्वी है। जो 97 जो एरिया है वो सभी आप लोग सब जानते हैं कि समुद्र से घिरा हुआ है। जल के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। समुद्री जल होता है जो कि हमारे पीने योग्य नहीं है। उसके अलावा ऐसा जल है जो कठोर जल के रूप में, ग्लेशियर के रूप में यहाँ पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, और उसका भी 2/3 हिस्सा जो हमारे सिर्फ पीने योग्य है। तो ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो पूरा जो जितना भी जल हमारे यहाँ उपस्थित है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब किस पर आश्रित हैं? सिर्फ वर्षा जल पर। आज बारिश हो रही है, पहले नियमित रूप से हो रही थी, आज भी जल बरस तो उतना ही रहा है लेकिन नियमित रूप से नहीं बरस रहा। या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या कहीं पर हो ही नहीं रही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयास करने चाहिए कि हमारा जो एकमात्र साधन वर्षा जल है उस पर हम कैसे ध्यान केंद्रित करें और कैसे उसके संरक्षण के उपाय ढूंढें। आज मनुष्य के लिए जल की उपयोगिता या जल की आवश्यकता हम सभी लोगों से विदित भी है, या पढ़ाई में भी बताया जा रहा है। मैं जब छोटा था, जब स्कूल में पढ़ते थे, तब भी हमें जल के बारे में कई स्लोगन सुनाए जाते थे। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बिना सब सून। आज लेकिन हम उन पर कितना महत्व हम दे पा रहे हैं? क्या हम सोचते हैं जब हमारे बाथरूम की जब नल खुला रह जाता है, कई बार हम शेविंग करते हैं, ब्रश करते हैं तो नल खुला रह जाता है, तो हमें आज यहाँ से ये प्रण लेके जाना है कि हमें बूंद बूंद को बचाना है। कैसे न कैसे किस न किसी रूप में हम जल का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। अब उस जल को कैसे बचाने के प्रयास करें। जल को बचाने के लिए भी मैक्सिमम जो जल काम में आता है, अगर हम बात करें तो वो जल कृषि के रूप में आता है। यहाँ कई किसान भाई उपस्थित होंगे। हमें कृषि में कैसे नए नए संसाधन, हमें उपयुक्त संसाधन हमें यूज़ करना चाहिए और कैसे हम कृषि में भी जल की बचा पाएँ, क्योंकि सरकार इस ओर काफ़ी प्रकार से ध्यान दे रही है। नई नई योजनाएं, सब्सिडीज़ किसानों को दी जा रही है। पहले हम देखते थे कि कैसे बोरवेल से पूरा डायरेक्ट पानी दिया जाता था, उसके बाद फव्वारा पद्धति आई, आज ड्रिप सिस्टम्स है, बूंद बूंद सिंचाई हमें करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसानी में भी हम लोग इस ओर ध्यान दें। मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, जाहोता ग्राम है, जो कि जयपुर ज़िले में स्थित है। एक सरपंच होने के नाते जिस प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम गांव का सर्वांगीण विकास करें,
उस दिशा में जब हमने प्रयास किया तो जल एक बड़ी समस्या का विषय था, क्योंकि हम राजस्थान जैसी पृष्ठभूमि से निवास करते हैं और राजस्थान में जल का क्या स्थिति है आप सब लोगों को ज्ञात होगा। तो हमारी प्रयास रहा, हमारी कोशिश रही कि कैसे हम जल के लिए भी काम करें। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का और हमारे ग्रामीण विंग का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया समय समय पर कैसे हम जल के लिए काम कर सकते हैं। जब यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहे तो उस दिन हमने कुछ संकल्प लिए थे, सभी ने लिए होंगे, सभी ने उसके ऊपर काम भी किया होगा। मैंने उसके लिए प्रयास किया कि कैसे मैं एक गांव को मॉडल के रूप में बनाए, कैसे जल संरक्षण के लिए काम करें। हमने सबसे पहले जो प्रयास किया उसमें हमने किया कि कैसे हम वर्षा जल को संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए हमने रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना गाँव में करवाई। सबसे पहले हमें जितने भी सरकारी संस्थान थे, चाहे हमारा पंचायत परिसर हो, हमारी CSC हो या हमारा बैंक हो या और भी जितने भी स्कूल्स और सब चीज़ें हैं, वहाँ से हमने जल संरक्षण के लिए रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्टार्टिंग की। कैसे हम वर्षा जल को रोक सकते हैं। आज हमारा रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मॉडल के रूप में राजस्थान में देखा जा रहा है। उसी के साथ हमने प्रयास किया कि हम इंडिविजुअल भी लोगों को कैसे अवेयर करें। तो हमारे यहाँ से हमारा सेंटर है सुषमा दीदी का जयपुर से, वहाँ से बहनें आती हैं और वो भी जल का महत्व हमारी बहनों को बताती हैं। हमने घर में कैसे यूज़ करना है, कैसे हम और चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे भी थोड़ा प्रयास किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे लगभग प्रति व्यक्ति 65 लीटर पानी हमें उपलब्ध करवाने की सरकार को जिम्मेदारी दी गई है जल शक्ति मंत्रालय को, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग हर घर तक आज नल पहुंच रहा है, हर घर तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। उसमें भी 65 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जल पहुंच रहा है। अगर हम यदि बात करें तो उन 65 लीटर में से भी मैक्सिमम जो पानी एक व्यक्ति यूज़ करता है वो अपने नहाने धोने में या बाथरूम में यूज़ करता है। उसी ग्रे वाटर को जब वो नाली में जाता है और किसी न किसी रूप में गंदे तालाब का रूप लेता रहे, तो हमने प्रयास किया कि कैसे न कैसे उसको भी संरक्षित किया जाए। तो हमने शुरुआत की, वहाँ पे एक मैजिक पिट करके एक जगह बनाई जाती है जो कि लगभग 6 से 7 घरों पर एक पर्याप्त जगह होती है, जो लगभग एक 6.5 फीट का गड्ढा होता है। उसमें 4 फीट की एक रिंग डलती है, वो मैजिक पिट उसको नाम दिया जाता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि जो नालियों का पानी उसमें शोषित होता है उसको हम व्यवस्थित करके उसका संशोधन भी हो जाता है, गंदा पानी नालियों में भी इकट्ठा नहीं होता और किसी न किसी रूप में वो भूमि के अंतर्गत जाता रहता है। उसी प्रकार से लीच पिट्स बनाए गए जिसमें लगभग 30 से 40 फीट का गड्ढा होता है। शॉक पिट्स बनाए गए, तो जो ग्रे वाटर जो नालियों में जो तालाब का रूप रहता वो भी हमारा पानी जाने लगा, ज़मीन के अंदर जाने लगा। साथ ही हमने एक और मुहिम स्टार्ट की, हरित जाहोता अभियान, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 50,000 पौधे वृक्षारोपण किया पौधों का। और वृक्षारोपण के साथ साथ भी संकल्प भी लिया कि कैसे इन पौधों को हम संरक्षित भी करें। और उसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति ने नहीं ली, पूरे गांव ने मिलकर। अगर कोई प्रिंसिपल है स्कूल के, उन्होंने अपने पौधों की जिम्मेदारी ली, डॉक्टर्स जो अधीक्षक होते हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, पंचायत के सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी ली, सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी ली। उसी के साथ साथ 101 किसानों ने अलग तरीके से जिम्मेदारी ली कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक पौधे अपने यहाँ पर बागवानी को प्रेरित करने के लिए लगाए। अब आप सोचिए, अगर किसी गांव में 101 बागवानी के लिए बाग तैयार हो जाए, लगभग 23,000 वृक्ष हमने अभी तक रोपित कर चुके, और उसमें किसी एक संस्था के माध्यम से उसका CSR फंड हमने यूज़ लिया और आज 101 बाग तैयार हो गए। ज़्यादा वृक्ष होते हैं तो आप जानते हैं कि जल की पर्याप्तता भी हो पाती है उस क्षेत्र में। जैसा कि हमने देखा है, पढ़ा है, हमारा पुराना सनातन भी यही कहता है कि वृक्षों को हम देव के रूप में भी देखते हैं। एक वृक्ष की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उसकी जो शाखाएं, जो उसकी पत्तियां होती है, वो ऊपर से जल को अपनी तरफ खींचती है। ये मानते हैं आप सभी लोग? तो हम इसीलिए तो वृक्षारोपण की बात करते हैं। उसी के साथ जो जड़ें होती हैं, अगर ज़्यादा वृक्ष होंगे, जड़ें होंगी तो उसका जल स्तर घटेगा नहीं। आज इतने पौधे रोपित करना और जल के प्रति इतनी अवेयर होने से आज बड़ा सौभाग्य है, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज हमारा अटल भूजल योजना के अंतर्गत हमारे गांव को एक मॉडल गांव के रूप में सेलेक्ट किया गया है जल स्तर बढ़ने की वजह से। अब हम एक ऐसे सुंदर यात्रा की ओर चल रहे हैं। जिंदगी में मनुष्य बहुत प्रकार की यात्राएं करता है। कभी तो घूमने फिरने देश विदेश में चले जाते हैं, कभी तीर्थ यात्राएं करते हैं,
कभी कोई कोई एकांत के लिए जंगलों में भी चले जाते हैं अकेले। लेकिन एक यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है, और ये यात्रा ऐसी यात्रा है जो मनुष्य की थकान को मिटा देती है। ये यात्रा वो यात्रा है जो हमारे अंदर सुख और शांति की अनुभूति कराती है। ये यात्रा वो यात्रा है जो हमारी थकान को मिटा देती है। और यात्राएं करने के बाद तो जब हम लौट के आते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं, गए तो थे, अच्छा बहुत लगा, दृश्य सुंदर थे, सब प्रबंध भी अच्छे थे, लेकिन थकान तो हो ही जाती है। लेकिन ये आत्मा की यात्रा, योग की यात्रा वो यात्रा है जो हमारे तन, मन, बुद्धि की थकान को मिटा देती है। ये यात्रा वो यात्रा है जिस यात्रा को करने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इस यात्रा से हमारी मन और बुद्धि में और ही शक्ति भर जाती है। तो अगर मन कभी उदास हो, मन कभी दुखी हो, तो ये छोटी सी एक यात्रा बिना खर्चे के कहीं भी बैठकर कर लीजिए। इस यात्रा को कहते हैं साधना की यात्रा, राजयोग की यात्रा, प्रभु प्रेम की यात्रा, शक्ति देने वाली यात्रा। ये यात्रा आत्मा को इस संसार से, इस शरीर से थोड़ा सा डिटैच कर देती है। और जैसे ही हम इस देह से डिटैच होते हैं तो मन और बुद्धि प्रसन्न होने लग जाता है। अभी भी हम देखो, जब बैठे हुए थे तो थकान महसूस कर रहे थे। जब सबको कहा खड़े हो जाएं तो सब बहुत खुशी से खड़े हुए और प्रसन्न हो गए। तो मनुष्य को हर घड़ी क्या चाहिए? एक तो भिन्न भिन्न स्थितियां चाहिए, दूसरा रिलैक्सेशन चाहिए। हम सारा दिन अपने काम धंधे इन सब की चिंताओं में रहते हैं, लेकिन प्रभु प्रेम की यात्रा वो यात्रा है जो हमें प्रभु चिंतन में ले जाती है। प्रभु चिंतन करने से अपने मन को एक शक्ति मिलती है। उदाहरणतया आप मान लीजिए आपका बेटा, आपका भाई, आपकी माँ बाप, कोई भी बॉम्बे में रहते हैं और आप यहाँ रहते हैं, और आज आपको उनकी बहुत याद आ रही है। आप कहते हैं आज दिन तो बड़ा अच्छा है, धूप भी निकली है, सर्दी भी नहीं है, लेकिन सवेरे से मुझे अपने भाई की, पापा की याद आ रही है, और उस याद के कारण मेरा तो मन ही उदास हो गया है। हम कहते हैं चलो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन कर लीजिए, बात। कहते बात भी कर ली 15 मिनट, आधा घंटा, फिर भी मन बड़ा खोया खोया है। तो देहधारियों की याद हमारे मन में दुख पैदा करती है, लेकिन प्रभु की याद, प्रभु प्रेम मन और बुद्धि में शक्ति देता है। तो चलो चले आज उस सुंदर यात्रा की ओर, जिससे हम सब में अंदर में एक शक्ति भर जाए। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, मेरा अनुरोध है आपसे, आप थोड़ा सा सीधा होकर बैठें। कुर्सी का, बैग का जो भी सहारा लिया हुआ है, इस सहारे को छोड़ दें। तो चलो एक उस पिता परमात्मा का सहारा लें, उस पिता परमात्मा को अपना बनाएं,